सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को भी जावा आता है ना तो गो टू मतलब आप टारगेट पे कर सकते हो। ऐसा क्यों? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के जो वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एनविजन के सिलेक्शन प्रोसेस का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ये जो कंपनी है किस तरीके से कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है। और ये एक्चुअली में हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस विजिट की थी, तो मैं इसमें आपको पूरी तरीके से जो भी उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, जो भी राउंड थे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग को कभी भी अगर आप लोग ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस इस कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आपको गाइड चाहिए होगा तो वो पूरा गाइड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को भी जावा आता है ना, या फिर किसी ने अपना जो डीएसए है वो जावा में किया है, तो उसके लिए ये जो कंपनी है वो गो टू मतलब आप टारगेट पे कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैं उनका टेस्ट प्रोसेस और क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा ना, तो आपको अच्छे से समझेगा कि ऐसा क्यों। तो सबसे पहला राउंड तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ट्वेल्थ और इलेवंथ के, ट्वेल्थ और टेंथ के मार्क्स के बेसिस पे। और फिर बाद में उन लोगों का फर्स्ट राउंड जो था एप्टीट्यूड टेस्ट था। तो वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट था, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तो वो टोटल 60 मार्क्स का था और उसके लिए जो टाइम अलॉट थे 75 मिनट था। तो वो 60 मार्क्स के एप्टीट्यूड में जो 22 मार्क्स का जो था ना, वो बेसिक हमारे मैथ्स और ग्रामर थे। तो मैथ्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन थे, जैसे स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, वर्क वाले क्वेश्चन हो गए, वर्क टाइम वाले, फिर बाद में एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन थे जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। और इसके अलावा अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर में भी जो बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं ना, वही थे। और फिर बाद में जो उसका अगला सेक्शन था तो वो पजल्स था, उसमें बहुत सारे पजल्स दिए हुए थे और उन पजल्स को आपको सॉल्व करना था। जैसे कि वो जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, 6 मार्क्स के लिए वो था। और जो 32 मार्क्स का वेटेज था ना, वो आप अभी अगर आप लोग देखोगे तो पूरी तरीके से जावा पे बेस्ड था। उसमें जावा के कोड लिखे हुए थे, उनका आउटपुट लिखना था, या फिर लूप में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस थे। इसके अलावा उप्स जो होते हैं ना, उप्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो भी आप लोग देखोगे। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था अगर आपको जावा आता है तो आप इस कंपनी को टारगेट कर सकते हो। तो ये राउंड उन्होंने लिया और फिर बाद में इसके बेसिस पे जो भी स्टूडेंट के मार्क्स आए थे उसके लिए एचआर के लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। हाँ, सही सुना आपने, इन लोगों ने टेक्निकल बाद में लिया, पहले एचआर लिया। अभी एचआर में मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन लोगों ने बताया कि और बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले तो अपना इंट्रो दो और आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है, आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपके नाम का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस उनको पूछे थे, बेसिक जो टिपिकल एचआर क्वेश्चंस होते हैं। अभी इसमें उन्होंने क्या किया ना, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट लिस्ट कर लिए। तो ऐसे राउंड को कैसे क्लियर करें? यहाँ पे तो आप लोग अपना टेक्निकल स्किल्स भी नहीं दिखा सकते, आपको बस कुछ बात ही करनी है और उसमें आपको सेलेक्ट होना है। तो इसमें जो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा काम आप लोग कर सकते हो कि आप अपने इंट्रोडक्शन से उनको इम्प्रेस कर सकते हो। कैसे? अगर आप लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क किया होगा ना, जैसे कि कॉलेज में पढ़ाई के अलावा या फिर प्रोजेक्ट के अलावा, तो वो आपको ऐसे राउंड में आगे ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है आदित्य त्रिवेदी, तो उसने ना कुछ कोडिंग अड्डा करके उसका यूट्यूब चैनल है, तो उस पर अभी तो 1.5 समथिंग उसका के सब्सक्राइबर्स भी हो गए। तो उसने उसके बारे में अपनी जर्नी बताई, ये सारी चीज़ें बताई, तो उससे वो सेलेक्ट हुआ। सेम अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मैं भी अगर ऐसे इंटरव्यूज़ देता हूँ तो फिर मतलब मैं भी उसमें सेलेक्ट होता हूँ, क्योंकि उसका मेन रीज़न यही होता है कि मैं पिछले 4 साल से ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ और फिर बाद में मैं यूट्यूब पे ये सारे कंटेंट भी बनाते रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंट्रोडक्शन में। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन से ये इम्पैक्ट होगा ना, तो फिर वो उनको समझ में ऐसा आता है कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है ना, इसने काफ़ी हार्डवर्क किया है और ये एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड भी है। तो इसलिए ऐसे राउंड में आपका सेलेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी ऐसी स्किल्स होगी अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी ऐसे राउंड में। फिर इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, 2 टेक्निकल राउंड लिए। टेक्निकल राउंड में से जो फर्स्ट राउंड था ना, जैसे कि मैंने मेरे जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनसे मैंने बात किया है, तो फर्स्ट राउंड जो था वो टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड था। जैसे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो कौन से ये क्या बोलते हैं स्टैक यूज किया, टेक स्टैक यूज किया है, फिर उसमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है, वही क्यों यूज किया। फिर उस फ्रेमवर्क पे क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि अगर किसी ने रिएक्ट यूज किया तो रिएक्ट के ऊपर क्वेश्चन, रिएक्ट के जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जैसे लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट, ये सारी चीज़ें, फिर लूप्स वगैरह, इवेंट लूप वगैरह जावा स्क्रिप्ट में, तो ये सारे क्वेश्चंस उनको पूछे थे। और फिर HTML जो उसमें उन्होंने लिखा था उसके ऊपर क्वेश्चंस थे, रेंडरिंग के ऊपर, ये सारी चीज़ें। तो अगर एक चीज़ तो है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना, तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। अगर आप उनको अच्छे से बताते हो तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ। और
फिर बात रही है कि जैसे टेक्स्टैक यूज़ किया, रिएक्ट यूज़ किया, तो उसके तो हम लोग को पता ही नहीं कि उसमें क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उसकी अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो तो बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे गिग्स फॉर गिव्स के, या फिर इसके अलावा प्रेप इंस्टा है। तो ये सारे जो वेबसाइट्स हैं ना, वहाँ पे आप लोग को टिपिकली 50-60 जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टाइप के, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर्स भी होते हैं। तो उसको अगर आप लोग एक बार पढ़ लोगे और खुद से उसको बता दोगे तो वहाँ भी चांसेस होंगे कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। फिर जो उसका नेक्स्ट जो टेक्निकल राउंड था, उसमें उन लोगों ने प्रोजेक्ट पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे और फिर बाद में उन लोग को स्क्रीन शेयर करके 2 कोडिंग क्वेश्चन दिया था। तो जिसमें से एक स्टूडेंट से तो मैंने पूछा, तो उसने बताया कि उसको फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि HI हाई को प्रिंट कराना था समथिंग 12 और 13 टाइम्स ऐसा, और फिर बाद में उसको स्टॉप होना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, मतलब जो एरे है ना, तो वो स्ट्रिंग जो वो प्रिंट होगा ना, तो स्ट्रिंग के जैसा प्रिंट होना चाहिए। सेट ऑफ एरो में कुछ एलिमेंट थे, उनको स्ट्रिंग के जैसा प्रिंट करना था। तो ये 2 क्वेश्चन थे। तो इसी तरीके से डीएसए के टिपिकल क्वेश्चंस आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी बात रही है कि हम लोग ये जो कंपनी है इसके टेस्ट को देखते हुए इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए आप लोग मेरा भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री में प्लेलिस्ट अवेलेबल है एप्टीट्यूड के, तो आप देख सकते हो। ग्रामर के लिए कोई अच्छी वीडियोज होगी, या फिर जो ग्रामर तो बेसिकली हम लोग उतना प्रिपेयर नहीं कर पाते, जितना हम लोग को आता है उतना आता है, वो होता है। फिर जो पजल्स है तो उसको आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए भी सेम जो वेबसाइट्स मैंने बताया, प्रेप इंस्टा हो गई, गिग्स फॉर गिग्स हो गया, या फिर इंडिया बिक्स हो गया, तो ये सारे जो वेबसाइट्स है इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी। और जो लास्ट में वो जावा का सेक्शन था ना, सेट ऑफ क्वेश्चन, तो उसके लिए भी सेम वेबसाइट्स आप याद रखो, इंडिया बिक्स, प्रेप इंस्टा, गिग्स फॉर गिग्स, ये सारे जगह पे अगर आप लोग जाओगे ना और वहाँ पे डालोगे कि जावा के लिए जो MCQ पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो वहाँ पे आप लोग को जो ये क्वेश्चन पूछेगा था ना, ये सेटअप क्वेश्चन दिख जाते हैं। अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एप्टीट्यूड क्लियर कर लो। फिर HR आप क्लियर करोगे और टेक्निकल टेस्ट अगर आप लोग क्लियर कर लेते तो फिर आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।